मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 2 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, आज तो 2 अक्टूबर है तो बहुत स्पेशल दिन है। आज गांधी जयंती भी है और आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती जी भी है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज स्पेशल डे है। उसके अलावा थोड़ा सा पार्ट हम लोग जीएसटी के बारे में करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में है। उसके अलावा हालांकि रिपीटेड सा पार्ट है तो इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं पेटेंट रिजीम के बारे में। तो पेटेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, रिसेंटली न्यूज में क्यों है, वो थोड़ा बात करेंगे। इवन इंडिया का जो स्पेशली पेटेंट लॉ है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि पूरी दुनिया में काफी जाना जाता है। कर्मा लाइन क्या होती है, ये थोड़ा ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से करेंगे। कि स्पेस की अपर लिमिट क्या होती है, जब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कहाँ पे जाके अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है, स्पेस शुरू होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा एक एडिटोरियल है थोड़ा सा जो डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करता है। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा आज के स्पेशल डे पे, जो है आज गांधी जयंती। तो इनसे शुरुआत करते हैं, गांधी जी से। वैसे तो मुझे नहीं लगता गांधी जी के बारे में कुछ बताने की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ आपको पता होगा पहले से ही, बचपन से गांधी जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और पढ़ना, आगे भी पढ़ना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। गांधी वर्सेस अंबेडकर, गांधी वर्सेस जिन्ना, गांधी जी ओ की फिलॉसफी और नेहरू जी की फिलॉसफी कैसे डिफर करती थी, ये सब चीजें तो ऑफ कोर्स हमें वैसे भी आनी चाहिए। गांधी जी का अब जो है बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है, गांधी जी का हिंदुइज्म से क्या रिलेशन है, गांधी जी कास्ट सिस्टम दोनों के बीच में क्या है, वो अनटचेबिलिटी, वो सब चीजें हमें डेफिनेटली पढ़नी रहती हैं। उसके अलावा सत्याग्रह के बारे में, ट्रस्टीशिप के बारे में, गांधी जी का एरा जो पूरा है, जिसे गांधी एरा कहते हैं, जब गांधी जी इंडिया में आए थे अफ्रीका से, उसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो कैसे चेंज हुआ, इससे पहले नरम दल गरम दल की जो पूरी पॉलिसी है वो सब करके। तो गांधी जी के बारे में दुनिया है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हो। दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गांधी जी की फिलोसफी को लेकर पीएचडी भी करवाई जाती है। खैर, तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में। आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुए। और ये कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा नहीं हुए थे, तो डिसेंट फैमिली में पैदा हुए। तो एजुकेशन का इनकी फैमिली में वैल्यू पता था, तो इनको एजुकेशन दिया गया। बाद में ये जो है पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, यू नो वेरी वेल। हालांकि इनका जो समाज है, गांधी जी के जो आसपास के लोग थे उस सोसाइटी में जो रहते थे, वो अलाउ नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि अगर हायर कास्ट या फिर एक एफ्लुएंट फैमिली के बच्चे या कोई भी इंसान अगर वो समंदर पार करके दूसरे देश में जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। हालांकि उनके ऊपर दबाव बनाया गया था इनकी फैमिली के ऊपर, इनको ना भेजा जाए, लेकिन फिर भी ये वहां पे चले गए। तो वहां पे लंदन में जाकर उन्होंने पढ़ाई वगैरह किया, वो एक अलग पूरा चैप्टर है। लेकिन बात यह है कि जब वो इंडिया में वापस आए, लॉयर बन के, वहां से बैरिस्टर बन के, बेसिकली बैरिस्टर की जो डिग्री होती है वो अभी तो इतना कंटिन्यू नहीं करते हैं लोग, लेकिन बैरिस्टर की डिग्री एक्चुअली जो एलएलबी होती है उससे थोड़ी सी नीचे होती है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डिप्लोमा टाइप्स। ठीक है। तो सत्याग्रह की जब ये अफ्रीका में रहे, तो ये गए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक केस के सिलसिले में गए थे। लेकिन जब गांधी जी गए अफ्रीका में तो भैया वहां से वापिस आ ही नहीं पाए। 1893 में अफ्रीका में गए और 1915 तक, तो देखिए आप यहाँ पे 7 + 15, तो 22 साल तक रहे। 8-10 महीने के लिए गए थे, लेकिन 22 साल वहां पे स्पेंड कर दिए इन्होंने अपनी जिंदगी के। सोच, बहुत बड़ी बात है। और अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने वहां पे अफ्रीकन इंडियन कम्युनिटी के लिए स्पेशली बहुत काम किया। क्योंकि अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स वही वहां पे रूलर हुआ थे जो इंडिया में रूलर्स थे, ब्रिटिश। तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत काम किया, सत्याग्रह वगैरह किए इन्होंने वहां पे। तो गांधी जी का नाम काफी हो चुका था जब वो इवन अफ्रीका में थे। हालांकि इन्होंने बाद में जाके जो अफ्रीकन जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनके लिए भी काम किया। लेकिन अपने स्ट्रगल के या अपने मूवमेंट के शुरुआती दिनों में ये ब्लैक अफ्रीकन्स की फ्रीडम के लिए इनके कुछ बहुत अच्छे विचार नहीं थे। तो गांधी जी के बारे में देखिए क्या रहता है। गांधी जी इज लाइक अ ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। कुछ चीजें आपके अंदर अच्छी होती है, कुछ चीजें आपके उतनी अच्छी नहीं होती हैं। हमारे पेरेंट्स में, हमारे समाज में सब ऐसी होती हैं कि कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, कोई भगवान तो नहीं है। तो गांधी जी की फिलॉसफी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लोग गांधी जी की जर्नी एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं। कि इनके जो विचार हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। जैसे जैसे इनका थॉट प्रोसेस इवोल्व हुआ, नए नए आइडियाज इनको आए, तो इनका थॉट प्रोसेस इवोल्व हुआ है, जैसे हम सबका होता है।
5 साल पहले आप किसी चीज के बारे में जो सोचते थे आज थोड़ी ना सोचते हो, आज उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हो। बचपन में जिस चीज को आप जिस तरीके से देखते थे आज उसको उस नजरिए से नहीं देखते हो, वो चेंज हो जाता है। तो समय के साथ हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे व्यू पॉइंट्स वो इवोल्व होते हैं। गांधी जी के भी ऐसे ही हुए हैं। इसीलिए गांधी जी के साथ जो है आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। अगर हम लोग आज की वैल्यूज के हिसाब से अगर उस समय को जज करेंगे तो आप किसी भी चीज के अंदर फ्लॉज निकाल सकते हो। तो फ्लॉज वैसे निकालना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप कोई काम करते हो तो गलतियां सबसे होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, गलत चीजें भी होती हैं। तो वही बेसिकली सिनेरियो चलता है। तो सत्याग्रह का बेसिकली जो आइडिया है, गांधी जी को अफ्रीका में ही आया था, जब कुछ हिस्टोरियन से, कुछ बुक राइटर से ये इंस्पायर हुए थे, जैसे टोल्स्टॉय एंड ऑल दैट। फिर गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है, नो वेरी वेल, जो हम लोग देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस साल का गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में आए थे। तो 1869 में इनका जन्म हुआ, 1915 में ये इंडिया में आए। इसका मतलब जब इंडिया में आए तो इनकी उम्र जो है 45-46 ईयर हो चुकी थी। तो ही वॉज नॉट अ यंग गाय, वो ऑलरेडी एक बहुत मैच्योर और 45-46 साल की जिंदगी जी चुके थे। उसके बाद जो है आके इन्होंने इंडिया में 2-3 साल तो कुछ काम ही नहीं किया। 1915 में आए, 1917-18 तक तो इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। 2-3 साल तक तो देश में घूमे, इन्होंने सिचुएशन देखी। व्हेन ही वाज अराउंड 50 ईयर्स, तब जाके इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बहुत बड़ी बात है ये। आजकल के 50 साल के लोगों को देखो वो क्या कर रहे हैं। हम लोग इतना यंग होके भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में गिव अप कर चुके हैं। बट ही वॉज अ 50 ईयर ओल्ड गाय। वो उन्होंने जब एक्टिवली पॉलिटिक्स में स्टार्ट किया काम करना, और जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो यू कैन क्लियरली सी ही वॉज अराउंड ऑलमोस्ट लाइक अ 80 ईयर ओल्ड गाय। 80 साल के बुजुर्ग हो चुके थे, राइट। तो बड़ी बात है कि एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे आपने ग्रो किया अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी थॉट प्रोसेस भी चेंज हुई, आपका जो मूवमेंट करने का तरीका है वो भी बदला। जिस तरह से उन्होंने आम इंसान को इंस्पायर किया उस समय, और आज भी इंस्पायर कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया में बहुत इंस्पायर किया है इनको। अगर आप जाना चाहते हैं तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, आप वहाँ पे जरूर जाएं। वहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके मार्टिन लूथर किंग तक, ओबामा से लेके और पता नहीं किस किस ने गांधी जी के बारे में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोली हैं अपनी बायोग्राफीज में और अपने स्पीचेस में, वो आप वहां पे जाके दे सकते हो। तो बहुत लोगों को इंस्पायर किया है गांधी जी ने। और 30 जनवरी को अनफॉर्चुनेटली नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मार के हत्या कर दी थी, और उस दिन को जो है मार्टिर डे मनाया जाता है। जो बुक्स गांधी जी ने लिखी वो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत ज्यादा है, आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि इसके अंदर जो इंसिडेंट लिखे हुए हैं वो 1922 तक ही हैं, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है। ऑनेस्टी के साथ गांधी जी ने इसको लिखा है, आप वो पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट को तो छोड़ो, एक आम आदमी और एक भारत देश का नागरिक होने के नाते भी आपको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरे जो महान इंसान आज के दिन पैदा हुए थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1904 में ये पैदा हुए, और ये कोई बहुत अच्छी, मतलब हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, डेफिनेटली कायस्थ कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन ये इकोनॉमी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। थोड़े गरीब फैमिली से ही पैदा हुए। इवन जब वो सिर्फ 18 महीने के थे तो इनके फादर साहब की डेथ हो गई थी। इनके नाना जी इनको पाला। बाद में ये बनारस में आ गए 1917 में, वहाँ पे हरीश चंद्र हाई स्कूल है जहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की। फिर बाद में गांधी जी से इंस्पायर होकर फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। और जब नेहरू जी की डेथ हो गई 1965 में, तो मतलब जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो उसके बाद ये हमारे प्रधानमंत्री बने, सेकंड प्रधानमंत्री बने। और 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें इन्होंने इंडिया को लीड किया। हम लोग जीते। जय जवान जय किसान का नारा वहां पे दिया गया था। जब ये अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे थे तो इन्होंने अपना सरनेम को हटा दिया था, बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एट ऑल। इनके सरनेम से इनकी कास्ट का पता चलता था। ठीक है, तो वो सब वजह से तो गांधी जी, हालांकि बाद में इनको शास्त्री बुलाया गया, तो शास्त्री जी इनको इनकी कास्ट की वजह से नहीं बुलाया जाता है, शास्त्री जी इनको इनकी पढ़ाई की वजह से बुलाया जाता है। लेकिन 1996 के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया वॉर चल रहा था तो उसको टू सीज फायर करवाने के लिए, उसको रोकने के लिए एक नेगोशिएशन हो रहा था ताशकंद के अंदर, यू नो वेरी वेल। और जिस दिन वो नेगोशिएशन हुआ उसके अगले दिन ही अनफॉर्चुनेटली इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और
देश में कर्जदार है, जय जवान जय किसान सबको पता है आज भी। और रिसेंट टाइम पहले को थोड़े समय पहले वोटिंग किया गया था, और जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को इंडिया का आज तक का सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर भी माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी ग्रोस जीएसटी रिवेन्यू ग्रोथ स्लोड टू 10.2%। देखिए ये जो डेटा है वो लगभग लगभग हर महीने रिलीज किया जाता है। तो ये इतना डेटा हमें याद करने की जो कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना तो रिक्वायरमेंट है ना पॉसिबल है। आप हर महीने तो डेटा रट्टा मारने नहीं बैठोगे नहीं। हाँ, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट एज एस्पिरेंट पता होना चाहिए। जीएसटी क्या होता है जी, कैसे काम करता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वैट क्या है, वैट और जीएसटी के बीच में रिलेशन क्या है, ये एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। ये इतना डेटा बेटा आपको कुछ भी याद नहीं करना होता है। तो ग्रोस जीएसटी रिवेन्यू ग्रोथ स्लोड टू 10.2% इन द सितंबर। बेसिकली थोड़ी सी वो ग्रोथ कम हो गई है, जबकि उससे पिछले महीने ये 10.8% थी, अभी घट के ये 10.2% रह गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो रिवेन्यू है सरकार का, जो जीएसटी से आता था, वो कम हो गया है। जो जीएसटी से आता था मतलब सरकार का जो रिवेन्यू है वो जीएसटी के अलावा दूसरी चीजों से भी आता है, क्योंकि जीएसटी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। और हमारे पास डायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। डायरेक्ट टैक्स माने तो जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, वो भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वो भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। यहां से भी सरकार के पास रिवेन्यू आता है, यहां से भी आता है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन टैक्स हैं, वहां से भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू आता है। जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज होगी, पीएसयूज वगैरह हो गई, रेलवे हो गया, यहाँ से भी सरकार को पैसा आता है। स्टैम्प पेपर्स वगैरह हो गए, वो सब पैसा आता है ना गवर्नमेंट के पास। तो रिवेन्यू के बहुत सारे साधन होते हैं, जिनमें से एक है जीएसटी, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी रिज्यूम को लागू करने से पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, लेकिन सबको मिला के हम लोग बाद में जीएसटी के अंदर उसको ले आए। जीएसटी से पहले हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था वैट। वैट का मतलब आपको अच्छे से पता है, वैल्यू एडिड टैक्स, है ना। नाम से ही समझ में आना चाहिए, वैल्यू जैसे जैसे ऐड होती रहती है वहीं पे आपका टैक्स लगता रहता है। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, समझ में ही कुछ नहीं आया। देखिए, रॉ मटेरियल, ठीक है, आपने अपने खेत में जो है वीट ग्रो किया, इट्स अ रॉ मटेरियल। इस वीट से को किसी ने खरीद लिया, ठीक है, किसी पर्सन ने इसको खरीद लिया, और जिसने इसको खरीदा उसने इससे क्या बनाया, इससे उसने आटा बनाया, ठीक है। इस आटा जिस बंदे ने बनाया, इसने उसको किसी और को बेच दिया। उसने इससे क्या बना लिया जी, ब्रेड बना लिया, रोटी बना ली, ठीक है। जिस बंदे ने इससे रोटी बनाई, उसने जाके इससे ब्रेड से कुछ और बना लिया, मेनली मे भी सैंडविच बना लिया, ठीक है। थर्ड पर्सन इससे सैंडविच बना लिया। अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो वीट आपने 10 रुपए पर केजी दिया है, आपने जो इसके ऊपर लागत लगी थी वो मान लो 10 रुपए आया है पर केजी। आपने जब किसी को आटा बेचा, ये बेचा इसको, ठीक है, मान लो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, इसने उसको जो है 50 रुपीज के हिसाब से बेच दिया, इस सैंडविच वाले ने उसको जो है 100 रुपीज के हिसाब से बेच दिया। तो हर स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल कंज्यूमर तक, क्योंकि सैंडविच तो फाइनली कंज्यूमर ही कंज्यूम करेगा ना। आप जो रेस्टोरेंट में बिल पे करते हो, हर स्टेज पे जैसे जैसे उसके अंदर वैल्यू ऐड होती रहती है, वैसे वैसे उसी स्टेज के ऊपर टैक्स भी लगता है। तो ये टैक्स आपका इस स्टेज पे भी लगेगा, ये टैक्स आपका इस स्टेज के ऊपर भी लगेगा। लेकिन कोई ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यह टैक्स इसको पे नहीं करना है, इसको भी पे नहीं करना है, इसको भी पे नहीं करना है, इन भाई साहब को पे करना है जो कि कंज्यूमर है। यह इनडायरेक्ट टैक्स की खास बात होती है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड कंज्यूमर भरता है, बीच वाली स्टेज के लोग उसको भरते नहीं हैं, ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो इसने इसको नेक्स्ट स्टेज पे किया ट्रांसफर, इसने इसको इस पे किया, इसने इसको इस पे कर दिया। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। ये होता था वैट सिस्टम में, वैल्यू एडेड टैक्स। अब हुआ क्या, वैट सिस्टम हर स्टेट के अंदर अलग अलग होता था। दिल्ली में अलग चल रहा है जी, मध्य प्रदेश में अलग चल रहा है, तमिलनाडु में अलग चल रहा है, राइट। जिसकी वजह से देश में काफी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इस एक टैक्स के अलावा और भी बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, तो सरकार ने सोचा कि यार ऐसा करो, इसको खत्म करो, सारे देश में यूनिफॉर्मिटी लेके आओ, और
ये जो वैट वगैरह से खत्म करके हम लोग क्या करेंगे, एक जीएसटी रिजीम इंडिया में शुरू करेंगे। जीएसटी इज इक्वल टू वैट। जीएसटी का कॉन्सेप्ट वही होता है जो वैट का होता है। ये भी वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे यूनिफॉर्म है और इसके अंदर दूसरे टैक्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अदरवाइज वैट इज जस्ट, जीएसटी इज जस्ट लाइक द वैट। ठीक है। तो जीएसटी के बारे में अगर आपको बताते चलें तो ये एक सिंगल टैक्स है ऑफ कोर्स। ठीक है। कहां पे लगाया जाता है? सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। समझने की बात है। मैन्युफैक्चर भी वैल्यू ऐड करता है, तो जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चर से कहाँ जाता है, वो जो है सप्लायर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। हर स्टेज में जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती है वो आपके ऊपर जीएसटी लगता है, जैसे पहले वैट लगा करता था। तो जीएसटी कहाँ लगेगा? ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। वही बात कर रहा है, वैल्यू एडिशन मतलब वैट की बात कर रहा है यहाँ पे भी। और ये कंजप्शन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विद ड्यूल लेवाई बाय द बोथ यूनियन एंड द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाया जाता है एसजीएसटी और यूनियन के द्वारा भी लगाया जाता है सीजीएसटी। ठीक है। कंजप्शन बेस्ड है, मतलब अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर। तो कौन भरेगा? कंज्यूमर। इसलिए इसे कंजप्शन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। हालांकि जीएसटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप फाउंडेशन कोर्स में करते हो तो 2-3 घंटे में इस टॉपिक को करवाया जाता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है तो पहले से ही अजूम किया जाता है कि आपको इसके बारे में डिसेंट जानकारी होगी। जीएसटी काउंसिल क्या है? तो भैया जो जीएसटी रेट्स लगाए जाते हैं, कौन लगाएगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा? अब सेंटर स्टेट का मामला है, फेडरल कंट्री है हमारी। ठीक है। तो उसके बीच में डिस्प्यूट भी होंगे, कौन उन डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा? तो उसके लिए हम लोगों ने एक जीएसटी काउंसिल बनाया और ये आर्टिकल 279A के अंदर में आता है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही जाती है। तो ये एक फेडरल बॉडी है वेयर बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होते हैं? इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू एंड द फाइनेंस, मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट और सेंटर दोनों का ही यहाँ पे रोल होता है। उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? वही बात है भैया, जीएसटी के रेट्स को लगाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस किसी खास स्टेट के लिए होते हैं, जैसे जी एंड के लिए, उत्तराखंड के लिए जो स्पेशल स्टेट्स हैं, कौन करेगा? वो भी जीएसटी काउंसिल ही करेगा। राइट। वो सारी चीजें जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाती हैं। टैक्स को, सेस सरचार्ज वगैरह को ऊपर नीचे करना हो, वो सब भी इनके द्वारा किया जाता है। हालांकि अभी तो सरचार्ज वगैरह जितने भी थे वो जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन पहले सब अलग अलग हुआ करते थे। तो ये थोड़ा जीएसटी का फंक्शन होता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए जी, ज्यादा मैंने इस टॉपिक पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सा टॉपिक है जीएसटी। और आपकी जो एनसीईआरटीज वगैरह हैं या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप वहां से इसको करते हो। बट एक बार आप आपके दिमाग में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर आप करंट अफेयर आसानी से कर सकते हो। चलिए जी, J&J नोट टू एनफोर्स पेटेंट ऑन द टीबी ड्रग्स। ये जो स्लाइड है ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है। इसके अलावा बाकी जो स्लाइड है इस टॉपिक के बारे में वो स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो ज्यादा फोकस हम लोग यहाँ पे करेंगे। J&J मतलब जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत बड़ी फेमस कंपनी है। इसने वैक्सीन भी बनाई थी कोविड को लेके। तो J&J की एक दवाई है, एक, उसका नाम है बेडाक्विलिन। ठीक है। ये बेडाक्विलिन ब्रांड नेम से दवाई आती है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है। यह दवाई टीबी के इलाज के लिए यूज की जा रही है लगभग पिछले 40 सालों से। ठीक है। बहुत जबरदस्त दवाई है, बहुत कम टॉक्सिन इसके अंदर होते हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। राइट। मोस्टली दुनिया में यही दवाई यूज की जा रही है पिछले बहुत सालों से, इंडिया में भी यूज की जा रही है ऑफ कोर्स। अभी रिसेंटली एक और दवाई बनाई है जो जापानीज कंपनी ने बनाई है जिसका नाम है डेलामैनिड। ठीक है। यह दवाई कई बार डॉक्टर बेडाक्विलिन के साथ मिक्स करके देते हैं, टीबी, एज अ टीबी ड्रग के रूप में देते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया, आपको थोड़ा सा नाम बस याद रखना है, ये बेडाक्विलिन डेलामैनिड। ठीक है। क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? लेकिन ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में ये इसलिए है कि जो बेडाक्विलिन दवाई है, इसको बनाने का जो लाइसेंस है, जो पेटेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन के पास है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने इसको बनाया था, तो इसका जो पेटेंट है वो भी जॉनसन एंड जॉनसन के पास ही है। तो जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर बहुत सालों से
बहुत सारी कंट्री का दबाव बनाया जा रहा था कि आप इसके पेटेंट को क्लेम मत करिए। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कंपनी किसी दवाई का पेटेंट क्लेम करती है और उसके वो क्लेम जो है मिल जाता है, तो उस दवाई को बनाने का जो लाइसेंस होता है, जो परमिशन होती है, सिर्फ उसी कंपनी के पास होती है। कोई और उस दवाई को नहीं बना सकता। तो बेडाक्विलिन का पेटेंट क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन के पास है, तो कोई भी इंडियन कंपनी ये दवाई नहीं बना सकती। क्योंकि एक ही दवाई के पास, एक ही कंपनी के पास इसकी मोनोपोली है, तो जो मर्जी चाहे आपसे प्राइस ले सकते हैं। अब इंडिया तो बेचारा गरीब कंट्री है, अफ्रीका तो गरीब कंट्री है, भैया यहाँ पे लोगों को दवाइयां कैसे मिलेंगी? तो हमारी जो लोकल कंपनी है, जो हमारी जेनरिक दवाइयां बनाती हैं, अब वो आराम से इस दवाई को बना सकती हैं, क्योंकि J&J ने ये कह दिया है कि हम इसके ऊपर पेटेंट को क्लेम नहीं करेंगे। इसका मतलब है इंडियन कंपनीज अभी इस बेडाक्विलिन का सस्ता वर्जन बना सकती हैं, अफोर्डेबल जेनरिक दवाइयां बना सकती हैं, जो कि सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अफ्रीकन कंट्री के लिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के, क्योंकि वहां पे भी हम इंडियन कंपनीज दवाइयां जो हैं वो भेजती हैं। लेकिन ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलता है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक म्यूजिशियन हो, ठीक है, मान लो मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, मैंने एक बुक लिखी यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द जियोग्राफी, ठीक है, मैंने एक अपने हिसाब से एक बुक लिखी। अब ये बुक क्योंकि मैंने लिखी है, मेरे दिमाग की उपज है, मैंने इसमें अपना इंटेलेक्ट यूज किया है, अपनी नॉलेज यूज की है, अपना टाइम यूज किया, अपना पैसा यूज किया है, तो जब इस बुक को मैं लिखूंगा, तो डेफिनेटली इस बुक से जो कमर्शियल गेन होता है वो भी मुझे ही होना चाहिए, किसी और को तो नहीं होना चाहिए वो। इसीलिए मुझे लीगल तौर पे प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई साहब आपने ये बुक लिखी है, तो आप ही इससे जो कमाई होगी, जो प्रॉफिट होगा, आपके पास ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपनी बुक को पेटेंट करवा लूंगा। आप किसी चीज को पेटेंट करा सकते हो, आप कोई लोगो को पेटेंट करा सकते हो, आप किसी टैगलाइन को पेटेंट करवा सकते हो, जैसे ये दिल मांगे मोर, ठंडा मतलब कोको कोला, ये सब टैगलाइन ही तो है ना। आप किसी लोगो, जैसे ये नाइकी का लोगो होता है कंपनी का, तो उसने इसको पेटेंट करवाया हुआ है, मतलब कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करेगा तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे पैसा भी देना पड़ेगा। ये मतलब होता है पेटेंट का। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि जो आप लोग इनोवेशन करते हो, इन्वेंशंस करते हो, डिस्कवरीज करते हो, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर पेटेंट नहीं करा पाओगे तो कोई भी किसी चीज को भी यूज कर सकता है, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा नया इन्वेंशन करने का, क्योंकि आप उसका कमर्शियल यूज ही नहीं कर पाओगे। तो दुनिया भर में इन्वेंशन को, डिस्कवरीज को, इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए पेटेंट रिजीम की शुरुआत की गई थी। लेकिन कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पे पेटेंट सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, बेसिकली वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। चाइना को तो आपको पता है बहुत बदनाम है भाई, है ना। डिस्कवरी अमेरिका में होती है, इनोवेशन अमेरिका में होती है, चाइना वाले उसको कॉपी पेस्ट कर डालते हैं। चिली, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुएला, इवन इंडिया को भी इस कैटेगरी में रखा गया है, स्पेशली मेडिसिन वाले मामले में, क्योंकि इंडिया वाले भी काफी तेज हैं, सस्ती दवाइयां बना देते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था परमिशन लेनी पड़ती है सस्ती दवाइयां बनाने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे हर टाइम आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, कई बार बिना परमिशन के भी आप दवाइयां बना सकते हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी है। ठीक है, बिना परमिशन लिए बना सकते हो, इसे कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। मतलब आप प्यार से लाइसेंस देते हो तो ठीक है, अगर प्यार से लाइसेंस नहीं दोगे ना, तब भी हम लोग दवाई बना डालेंगे। लेकिन ये ना सुनने में आसान है, करने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको पास उस दवाई का फॉर्मूला नहीं होगा, जब तक आप के पास उस दवाई को बनाने की टेक्निक नहीं होगी, वो मशीनें नहीं होगी, वो दवाई बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना सुनने में लगता है कि अच्छा आपकी दवाई हम लोग बना लेंगे। बड़ा मुश्किल होता है। वो जो कंपनी दवाई बनाती है उसको बनाने में 10, 15, 20 साल लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है। तो इसलिए हर दवाई नहीं बना पाते हम लोग। तो कुछ दवाइयों के लिए आपको परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे बेडाक्विलिन है, पहले भी इसको बना सकते थे लेकिन नहीं बना पाए, अब हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि बेडाक्विलिन से हम उसका फॉर्मूला ले सकते हैं उस कंपनी से, जॉनसन एंड जॉनसन से। तो यही है जो हमारा पेटेंट है, वो 1970s का से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। दुनिया भर में कई सारे पेटेंट रिलेटेड कन्वेंशन हैं, जैसे बोन कन्वेंशन, बुडापेस्ट, पेरिस कन्वेंशन, हम लोग इसका भी पार्ट हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग करते हैं। हालांकि इंडियन रिजीम का जो खासकर आर्टिकल 3D है, ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट का, उसकी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है दुनिया भर में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये काफी रिलैक्स है। पेटेंट लॉ अमेरिका वगैरह में जाओगे ना, आप यूरोप वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे बड़े सख्त हैं।
इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देखो, इनका सीधा सी बात है, कहना है जैसे मान लो आप ये मान लो नीम है, ठीक है, भैया नीम तो हमारे देश में हजारों सालों से यूज हो रहा है भाई, एज अ मेडिसिन के तौर पे। आपकी एक देश की कंपनी आई जिसने नीम की कुछ प्रॉपर्टी को खोज लिया, और उसने कहा कि अरे देखो, नीम का सेवन करने से हमारा जो ब्लड है वो साफ होता है, और उसने कोई दवाई दवाई पेटेंट करवा ली कि नीम से ब्लड साफ होता है। ठीक है भैया, आपने करवा लिया, अब अमेरिका में बेचिए। अब हम लोग नहीं रोक रहे हैं ना, लेकिन आप अमेरिका में नहीं बेच सकते नीम को ये कह के कि इससे ब्लड साफ होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। इसीलिए हम लोग नीम इस तरह के पेटेंट को अलाउ नहीं करते हैं। चलो मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खोज लिया कि नीम से ब्लड साफ होता है, और मान लो आपको पेटेंट मिल भी गया। आपको पेटेंट मिला 20 साल के लिए, ठीक है जी। 20 साल के बाद आपका पेटेंट खत्म, मतलब इससे कोई भी दवाई बना सकता है। लेकिन ये कंपनियां बड़ी चालाक होती हैं, चतुर होती हैं, ये क्या करती हैं, 20 साल के बाद पता क्या कहेंगी, ये कहेंगी कि देखो नीम से ब्लड साफ तो होता है, लेकिन नीम के यूज करने से पिंपल भी ठीक होते हैं। तो पहले से ही वो नॉन सब्सटेंस था, इन्होंने क्या उसकी नया प्रॉपर्टी को खोज लिया। अरे पहले से हम नीम को जानते थे ना, आपने सिर्फ उसकी नया प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया है। आपने 20 साल के लिए फिर से पेटेंट ले लिया, 40 साल हो गए। फिर 40 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो कंपनी फिर से क्या कहेगी, देखो नीम का यूज करने से स्किन ग्लो करती है, इसलिए हमें फिर से पेटेंट दे दो। इंडिया वाले कहते हैं कि सब बकवास है। एक ही नॉन सब्सटेंस का आप बार बार नई नई प्रॉपर्टी डिस्कवर करके पेटेंट नहीं ले सकते। आप एवरग्रीनिंग नहीं कर सकते हो पेटेंट की, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं इंडिया वाले। इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन पेटेंट एक्ट को, स्पेशली आर्टिकल 3D को। दोहा डिक्लेरेशन हुआ, उसके अंदर भी इस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में दिया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग दिया जाता है इंडियन कंपनीज को, क्योंकि हमारा देश गरीब है, हम लोग दिन महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। अफ्रीकन कंट्री महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए कंपलसरी कंपनीज को लाइसेंस दिया जा सकता है। उसके अलावा हाँ, इसके रिगार्डिंग कुछ PYQs ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी, कर्मन लाइन क्या होती है, वेयर स्पेस बिगिंस। वैसे तो स्पेस कहाँ की शुरुआत होती है कहाँ खत्म होता है हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है, क्योंकि स्पेस का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए वैक्यूम है ना। जहां वैक्यूम स्टार्ट हो रहा है मतलब वहां पे आपका स्पेस है। लेकिन वैक्यूम कहाँ स्टार्ट होता है, वैक्यूम जहां स्टार्ट होता है जहां पे गैसियस मॉलिक्यूल्स नहीं होते। लेकिन इवन अप टू 10,000 किलोमीटर फ्रॉम स्पेस आपको कोई ना कोई गैस मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो क्या भाई हम लोग कहेंगे वहां पे स्पेस नहीं है ना। अर्थ से अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 2 किलोमीटर जाओगे, 3 किलोमीटर जाओगे, 4 किलोमीटर जाओगे, 50 किलोमीटर जाओगे, 90 किलोमीटर जाओगे, आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होते रहते हैं। तो कहाँ पे हम लोग स्पेस माने कि यहाँ से स्पेस की शुरुआत होती है। तो यूजली 1960s में एक लाइन मान ली गई थी जिसे हम लोग कर्मन लाइन कहते हैं, जो कहता है कि 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर लीगल तौर पे खत्म होता है, फिजिकल तौर पे नहीं। फिजिकली तो वहां पे अभी भी आपको गैसेस देखने को मिलेंगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी देखने को मिलेगा, लेकिन लीगल तौर पे कन्वेंशंस वगैरह के लिए ये 100 किलोमीटर की लाइन मान ली गई थी। हालांकि मोस्टली साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लीगल तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान इस 100 किलोमीटर से ऊपर जाता है तो उसे आप एस्ट्रोनॉट की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कर्मन लाइन को अगर आप फिजिकली क्रॉस करते हो तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कर्मन लाइन को अगर आप फिजिकली क्रॉस करते हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वही लगभग सेम टेम्परेचर होता है, वही लगभग सेम गैसेस मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलता है। बट लीगल तौर पे थोड़ा फर्क होता है। कैसे यूज होता है, देखिए, क्योंकि मोस्टली जो हमारे ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट होते हैं वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो जो किसी कंट्री का जो स्पेस होता है अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो 100 किलोमीटर के बाद आपकी जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है वो स्पेस के अंदर लागू नहीं होगी। 100 किलोमीटर तक हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। इसलिए कर्मन लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप देख सकते हो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। चलिए जी,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है अपने WTO की। ये रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको करवा के निकलता हूँ। WTO ये सबको पता है क्या है भैया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फंक्शन क्या होता है? कई सारे फंक्शन होते हैं उसके, इसमें से एक जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये होता है कि दुनिया भर में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करना है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन करना है, ट्रेड को फ्री करना है, ओपन करना है। वो बेसिकली WTO का मेन फंक्शन होता है। लेकिन दुनिया भर में इतनी सारे कंट्री हैं, जब आप इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आते हो तो डिस्प्यूट होना तो लाजमी सी बात है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना भी WTO का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं ट्रेड्स को लेके, तो उसको रिजोल्व करना भी WTO का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके लिए WTO में क्या है, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये एक बॉडी होती है, DSS इसका बोल, DSS भी आप इसको बोल सकते हो। DSS के अंदर कई सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर कोई उनके पास कंप्लेंट लेके आता है तो वो कंप्लेंट को सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले काफी समय से ये जो DSS है, WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, ये काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यूएसए की वजह से नहीं कर रहा था। यूएसए ने यहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा ही नहीं। तो जब यूएसए ने नहीं भेजा तो भैया ये पैरालाइज हो गया। तो काफी समय से ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है ये बंद पड़ा हुआ था। यूएसए क्यों नहीं करता है, यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजता है? क्योंकि यूएसए का कहना है कि भैया ये जुडिशियल ओवररीच करता है, फालतू में किसी के काम में टांग अड़ाता है, और दूसरी बात ये बाइंडिंग प्रेसिडेंस करता है, तो हम लोग तो नहीं मानेंगे। क्योंकि यूएसए भी काफी ट्रेड रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको वायलेट करता है। तो अगर यूएसए इसको बनाएगा तो यूएसए को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो इसको नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो कर भी नहीं रहे थे। लेकिन अब शायद अमेरिका के ऊपर थोड़ा दबाव बन रहा है, वो शायद इसको कर सकते हैं। तो WTO के अंदर जो नेगोशिएशंस होती हैं उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज होती हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री में तो प्लूरलिस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए WTO का काम है ग्लोबलाइजेशन करना, लेकिन आजकल तो ग्लोबलाइजेशन हो नहीं रही है। आजकल क्या हो रहा है, प्लूरलेटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, 2 कंट्री 3 कंट्री 4 कंट्री के बीच में हो रहे हैं, है ना। ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो आपको अग्रीमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। सब ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, जैसे अमेरिका ने मैक्सिको कनाडा के साथ बना लिया है, चाइना भी अपने रशिया के साथ बना लिया है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। WTO को अभी कोई खास वैल्यू उतनी नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। मल्टीलेटरल अग्रीमेंट जैसे कि मैंने को बताया, तो वही होते हैं मल्टीलेटरल अग्रीमेंट जो WTO के अग्रीमेंट थे। अभी लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज विच आर लेड बाय इंडिया अपोज द प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स एंड एडवोकेट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क। इंडिया तो भैया ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, इंडिया नहीं चाहता कि प्लूरलिस्टिक अग्रीमेंट्स हों। इंडिया चाहता है कि WTO स्ट्रांग बने, क्योंकि अगर ट्रेड ओपन होती है तो उसको इंडिया को फायदा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ओपन इकोनॉमी हमारी है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे। डिफंड डिस्प्यूट सेटलमेंट ये सबसे बड़ा इशू है WTO के साथ। इंडिया ने कई बार जो है कंप्लेंट वहां पे करी है DSS के अंदर, लेकिन उसका रेजोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता। और यूएस से जो है वो ब्लॉकिंग कर रहा है, वो तो आपको मैंने पहले बता ही दिया। डीप WTO खत्म क्यों होता चला जा रहा है? धीरे धीरे WTO की रिस्पेक्ट कम हो रही है, धीरे धीरे लोग WTO को की बात को मान ही नहीं रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब WTO बहुत पावरफुल बॉडी हुआ करती थी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दुनिया का भैया ऑर्डर चेंज हो रहा है ना। अभी अमेरिका तो पहले सोल पावर हुआ करता था, लेकिन अब चाइना भी यहाँ पे आ गया है। तो एक तरफ चाइना है, यूएसए है, वहीं एक तरफ रशिया है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है। हर कोई जो है अपना अपना रोल जो है खोजने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए WTO को काफी चैलेंज है। उसके अलावा WTO के अंदर बहुत सारे प्रोसेस के जो लूप होल्स भी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे WTO को तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, ये उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट है। और इसके जो मिनिस्ट्रियल कंसेंसस होते हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। खासकर ये जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका वगैरह है, उसकी फेवर में ज्यादा काम करता है, ठीक है। जैसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, जो डोमेस्टिक सब्सिडी की बात करता है, ये पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स हैं अमेरिका वगैरह के जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है, जो अभी हम लोगों ने पेटेंट वाला देखा, चाइना के द्वारा सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, WTO चाइना के ऊपर फाइन लगाता ही नहीं। तो ये भी
एक बड़ी बात है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो खैर यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, कई कई सालों तक प्रोसेस चलती है, कॉस्टली प्रोसेस है, और ऊपर से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो सिस्टम है वो है ही नहीं। तो डब्ल्यूटीओ की जो हुआ करती थी एक समय में इज्जत, रिस्पेक्ट, वो थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डब्ल्यूटीओ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। डब्ल्यूटीओ की काफी इंपॉर्टेंस है, यू नो। डब्ल्यूटीओ दुनिया की लगभग 98% ट्रेड को रेगुलेट करता है, तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी तो है ही। जो जीडीपी का शेयर है वो डेफिनेटली 1960 से लेकर देखें 24% था, अभी वो 60% बढ़ा है, जिससे जॉब्स क्रिएट हुई हैं, इनकम इंक्रीज हुई है, दुनिया में पॉवर्टी कम हुई है ना। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो है काफी कम हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अचीव किए जा रहे हैं, तो फायदा तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और इंडिया तो सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को। हम तो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भैया ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमारे पास नई नई कंपनियां आएंगी, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, हमें जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो सब कुछ इंडिया को नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए इंडिया ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो क्या है, वे फॉरवर्ड में वही है भैया, जो नेगोशिएशन है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, सर्विस सेक्टर के ऊपर भी फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। हर किसी को कंसल्ट करिए, शेयर होल्डर को कंसल्ट करिए, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि खासकर डेवलपिंग कंट्री है, खासकर इंडिया चाइना वगैरह है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे कंसर्न को भी ध्यान रखिए, ठीक है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि दो तीन देश जो है वो सबको डिक्टेट कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ शुड बी मोर एक्चुअली डेमोक्रेटिक। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी सी आप यहाँ चीजें देख सकते हो अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आज पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।